स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जोशी और बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त जारी करेंगे। सीएम साय 653 करोड़ 84 लाख रुपए ऑनलाइन हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना की राशि लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में दी जाएगी। लाभार्थी महिलाओं के खातों में 1000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। वहीं प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद पीएम मोदी ने 10 मार्च को महतारी वंदन की पहली किस्त जारी की थी। तो 70 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे और सीएम साय महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त जारी करेंगे। और रायपुर से हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आज एक बार फिर से महतारी वंदन योजना को लेकर जो है सीएम साय इसकी 5वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? जी बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना एक महत्वाकांक्षी मोदी की योजना है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च को पहली किस्त जारी किया था। उसी के तहत महिलाओं के खाते में करीब 70 लाख महिलाओं के खाते में 1000 प्रतिमाह रुपए आता है, जिसको लेकर आज विष्णुदेव साय महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। लगभग 653 करोड़ 80 लाख रुपए की ये राशि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे। जी मनोज, जिस तरीके से बात करें महिला सशक्तिकरण की लगातार बात की जाती रही है सरकार की ओर से, ऐसे में जिस तरीके से 70 लाख महिलाओं के लिए राशि दिए जा रहे, बात करें तो बीजेपी सरकार आने के बाद महिलाओं के लिए क्या खास, कितना खास होगा जो ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें? जी आपको बता दें कि जो प्रतिमाह महिलाओं को विष्णुदेव साय सरकार 1000 रुपया दे रही, इससे महिलाओं को काफी राहत मिली है। इससे महिलाएं अपने घर का काम अच्छे से कर पाती है। महिलाओं के साथ कहना है कि हम लोगों को बड़ी मतलब सहायता ये राशि मानी जा सकती है। इसको लेकर महिलाओं ने साफ तौर पर महिलाओं से बातचीत हमने किया था। उनका कहना था कि इससे जो हम लोगों के घर के संचालन में जो है काफी सुविधा मिलती है। हम लोगों छोटे मोटे सामानों की जरूरतों को हम पूरा कर लेते हैं 1000 रुपए प्रतिमाह से। तो इसको लेकर इसलिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार की ये बीजेपी की महत्वाकांक्षी योजना काफी महिलाओं के लिए लाभप्रद साबित हुई है और इससे बीजेपी को भी काफी फायदा छत्तीसगढ़ में हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से महिलाओं को आगे करने की सरकार की योजना रही है और इसका जो उन्हें समर्थन है कहीं न कहीं चुनाव दौरान भी मिल जाता है। लेकिन आज बात करें तो ये 5वीं किस्त जारी होने जा रही है, कब तक जो है जारी किए जाएंगे किस्त महिलाओं के खाते में? जी आपको बता दें कि विष्णुदेव साय जो है अभी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। 12 बजे का समय दिया गया था कि ये महतारी वंदन योजना की राशि पहले हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उसके बाद विष्णुदेव साय अपने निवास कार्यालय से ही ये राशि जारी करेंगे। उसके बाद शिक्षा विभाग की बैठक लेंगे। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये राशि ट्रांसफर हो गई होगी और इस महिलाओं के खाते में 70 लाख महिलाओं के खाते में ये रुपया जाना होता है। तो ऐसे में एक का समय लग जाता है, लेकिन निश्चित रूप से 70 लाख से लगभग महिलाओं के खाते में 583 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि आज विष्णुदेव साय द्वारा जारी की जाएगी। जी, और जिस तरीके से सरकार लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है, उनके लिए अब जो है ये प्रोत्साहन राशि महतारी वंदन योजना के तहत दी जाते हैं और ऐसे में महिलाओं के बीच कैसी खुशी देखी जाती है क्योंकि सरकार लगातार उनके लिए काम कर रही है। मनोज, आवाज मिल पा रही है आपको? जी लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं सीएम साय और 653 करोड़ 84 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो सीएम साय 70 लाख महिलाओं को एक किस्त जारी करेंगे, 5वीं किस्त महतारी वंदन योजना के तहत। तो महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के लिए लाभ जो है सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं और
इनसे जो महिलाएं हैं उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग मिलता है और ऐसे में सरकार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाएं भी लेकर आती है। और ऐसे में महतारी वंदन योजना के तहत ये 5वीं किस्त आज महिलाओं के खाते में तो 70 लाख महिलाओं को ट्रांसफर किए जाएंगे और 5वीं किस्त ये जो है प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के खाते में। तो 653 करोड़ 84 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे 70 लाख महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना के तहत ये 5वीं किस्त। और वहीं रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक शुरू, सीएम साय कर रहे समीक्षा बैठक सीएम निवास पर। समीक्षा बैठक जारी, शिक्षा से जुड़े मसलों पर ले रहे फीडबैक। तो ये जानकारी रायपुर से शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है और सीएम निवास पर समीक्षा बैठक जारी है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो ये जानकारी रायपुर से खबर सामने आ रही। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। तो सीएम आवास पर समीक्षा बैठक जारी है और शिक्षा से जुड़े मसलों पर फीडबैक ले रहे हैं मुख्यमंत्री। और एक बार फिर से मनोज शुक्ला हमारे साथ चुके हैं। मनोज, शिक्षा विभाग को लेकर खबर सामने आ रही है कि जिस तरीके से इसको लेकर बैठक होने की खबर सामने आ रही थी, अब जो है बैठक शुरू हो चुके हैं, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री का पद जो है इस समय शिक्षित चल रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ब्रिजमोहन अग्रवाल जो यहाँ के बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था और रायपुर से सांसद निर्वाचित हुए। उसके शिक्षा मंत्री का पद उन्हीं के पास था। तो ऐसे में जब वो सांसद बने तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया शिक्षा मंत्री से, जिसको इसके बाद जो है शिक्षा मंत्री का पद जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास था। और शिक्षा सत्र इस समय चल रहा है, बच्चों के स्कूल में एडमिशन का सत्र चल रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को देखते हुए जो है शिक्षा विभाग की आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसमें कुछ बड़े दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं मुख्यमंत्री द्वारा। जी बात करें इस दौरान तो कौन कौन से अधिकारी यहाँ शामिल हुए हैं, क्या कुछ बैठक में बातचीत चल रही, क्या इसको लेकर कोई खबर मिल रही है? जी, बैठक में शिक्षा सचिव कोमल परदेसी जी हैं और उनके साथ शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में मौजूद है। बैठक अंदर चल रही है, वहां मीडिया के जाने की अनुमति नहीं है। अब बैठक के बाद ही वहां देखा जा सकता है कि क्या दिशा निर्देश जारी हुआ है, जिससे नई शिक्षा नीति कुछ लागू होना है। तो ऐसे में तमाम बातें हैं शिक्षा विभाग को लेकर, जो शिक्षा समीक्षा बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी, क्या संभावनाएं मनोज जताई जा रही है इस बैठक के बाद? शिक्षा विभाग में क्या किस तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं? जी, आपको बता दें शिक्षा विभाग में कुछ पद रिक्त है शिक्षकों के और जो संविदा कर्मी शिक्षक भी हैं, तो उसको लेकर बड़ी ये बैठक को बड़ी बैठक भी मानी जा सकती है। ऐसे में आज हो सकता है कि संविदा कर्मी जो शिक्षक है और इन लोगों के लिए कुछ अच्छा निर्णय यहाँ पर हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए कि लगातार शिक्षकों का धरना प्रदर्शन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और कुछ जो स्कूलों का निर्माण होना है और पिछली सरकार द्वारा कुछ स्कूलों के नाम भी बदलने की बात सामने निकल कर आ रही है। तो ऐसा माना जा रहा है अब ये शिक्षा समीक्षा बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मनोज, ये भी खबर सामने आ रही है कि जो भी अभ्यर्थी जो शिक्षक के परीक्षा दे चुके हैं या फिर जो संविदा कर्मी शिक्षक हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ राहत की खबर मिल सकती है, कुछ खुशखबरी सामने आ सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही। जी, बिल्कुल लगातार जो है शिक्षा कर्मी भी यहाँ पर दबाव बनाए हुए हैं सरकार के ऊपर और आंदोलन धरना प्रदर्शन भी करते आए हैं और कुछ हाई कोर्ट का भी दिशा निर्देश भी जारी हुआ है। तो ऐसे भी लेकर विष्णुदेव साय आज ये समीक्षा बैठक ले रहे हैं और शिक्षा विभाग के लिए बड़ी बैठक भी मानी जा रही है।
लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि समीक्षा बैठक के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रकार के दिशा निर्देश शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी हुआ, नई शिक्षा नीति को लेकर क्या क्या जो है निर्देश जारी हुए, तो अब ये समीक्षा बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी मनोज, सीएम आवास पर जो है ये बैठक आयोजित की गई है, अगर हम बात करें वहां आसपास क्या हलचल देखी जा रही है? जी आपको बता दें कि शिक्षकों कल ही शिक्षक जो है शिक्षक संघ के जो है पदाधिकारी लोग यहाँ के सीएम साहब से मिले थे, जो अपनी बातें उन लोगों ने रखा था। उसको सीएम साहब ने उन लोगों को आश्वस्त भी किया था कि हमारी सरकार आप लोगों को लेकर काफी संवेदनशील है। ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि शिक्षा कर्मियों के लिए, शिक्षक भर्तियों के लिए कुछ अच्छी खबर इस बैठक के बाद देखने सुनने को मिल सकती है। जी, वही खबर ये भी है कि इस दौरान जो है शिक्षा से जुड़े जो मसले हैं उन पर भी अधिकारियों से सीएम फीडबैक ले सकते हैं। जी सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि अंदर जो बैठक चल रही है अभी नई शिक्षा नीति को लेकर भी कुछ परिवर्तन होना है। कुछ स्कूलों का जो नाम परिवर्तन हुआ था, जैसे कि यहाँ की पूर्ववर्ती सरकार थी आत्मानंद स्कूल संचालित थी, उसका नाम भी बदला गया था ये विष्णुदेव सरकार के समय से। तो ऐसे में लेकर कुछ शिक्षा नीति को लेकर भी बड़ा फैसला देखने सुनने को मिल सकता है। जी और वहीं अगर बात करें तो जो भी अन्य मसले शिक्षा से जुड़े उसको लेकर उस दौरान क्या लगता है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, किस तरह के फैसले सरकार ले सकती है? जी आपको बता दें कि मोहन अग्रवाल जी जब यहाँ पे शिक्षा मंत्री थे तो उसी समय जो है यहाँ पर शिक्षकों ने उनसे मुलाकात किया था। तो 35,000 रिक्त पद है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। हो सकता है कि आज उसको भर्ती के लिए ये भी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। और सामने जो है अभी मानसून का सत्र भी यहाँ पर वो हो चुका है, आगाज हो चुका है। तो ऐसे में कहीं न कहीं आज शिक्षा विभाग से लेकर बड़ी खबर जो है बैठक के बाद सामने निकल कर आ सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने रविवार को दुर्ग जिले के अहिवारा में 2,68,94,000 रुपए की लागत के 41 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया, जिसमें 17,84,000 रुपए लागत से नवनिर्मित नगर पालिका परिषद भवन अतिरिक्त के कक्ष का लोकार्पण भी शामिल है इसमें। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री साव ने हितग्राहियों को राशि का चेक भी प्रदान किया और इसके बाद कबीर भवन में आयोजित श्री सदगुरु कबीर प्राकट्य उत्सव को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि अहिवारा से मेरा बचपन का नाता रहा है। भारत माता के गर्भ से बड़े बड़े संत महात्मा पैदा हुए हैं और इनमें से एक संत कबीर भी है। उन्होंने कहा कि कबीर की वाणी में जीवन दर्शन मिलता है। कबीर की वाणी को घर घर तक पहुंचाए और जीवन में आत्मसात करे। यह परिसर कबीर की वाणी का प्रचार प्रसार का माध्यम बने। नगर पालिका अहिवारा में लगभग 3 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है। लगातार हमारी सरकार बनने के बाद शहर के विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। शहर हमारे सुंदर और स्वच्छ बने, इसके लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं और शहरों के विकास को सुव्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयास लगातार जारी है। नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो गई है। वार्डों के सीमांकन का कार्य हो रहा है। अन्य जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वह भी हो रही है। और खबर रायपुर से, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों में आय और व्ययों के प्री ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश की सभी 184 नगरीय निकायों के साथ ही नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के यांत्रिकी प्रकोष्ठ और राज्य शहरी विकास अभिकरण का ऑडिट कराने को भी कहा है। उप मुख्यमंत्री साव ने नगरीय निकायों में कड़े वित्तीय अनुशासन के लिए प्री ऑडिट की व्यवस्था को फिर से शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। तो 184 नगर निकायों के में प्री ऑडिट के आदेश सीएम डिप्टी सीएम ने दिए हैं और सूटा में भी प्री ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। तो वित्तीय अनुशासन लागू करने में मदद मिलेगी और इसी के तहत यह आदेश डिप्टी सीएम की ओर से। बढ़ते आगे, नारायणपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। नक्सलियों ने की युवक की हत्या कर शव ओरछा मार्ग पर फेंका। मुखबिरी के शक में की युवक की हत्या। तो नारायणपुर से बड़ी जानकारी।
मुखबिरी के शक में एक युवक की हत्या कर दी है नक्सलियों ने और साथ ही शव को फेंका ओरछा मार्ग पर। शव को फेंक दिया नक्सलियों ने। तो ये जानकारी नारायणपुर से। बता दें कि लगातार प्रदेश में जो है नक्सलियों के हमले बढ़ने की खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से एक युवक की हत्या नक्सलियों ने कर दी है, जहां जो है मुखबिरी के शक में ये हत्या की गई है। साथ ही ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हत्या करके शव को ओरछा मार्ग पर फेंका गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत जोशी नारायणपुर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, अगर बात करें प्रदेश में नक्सलियों की जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम नहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर एक युवक की नक्सलियों की ओर से हत्या कर दी गई। जी जी, ये जो पूरी घटना है ये कल रात की है, जिसमें नक्सलियों ने युवक को गिरफ्तार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये पूरा मामला जो है 15 जून से देखा जा रहा है। जैसा कि पर्ची पे लिखा हुआ है कि उसमें मुखबिरी के शक पे उन्होंने नक्सलियों ने उसे जिम्मेदार ठहराया है और उसकी निर्मम हत्या कर दी। जी, क्या अभी पुलिस प्रशासन जो है मौके पर पहुंची है, जांच की गई है इसको लेकर? जी जी, पुलिस प्रशासन ने उस शव को अपने सुपुर्द ले लिया है और उससे संबंधित जो भी कार्यवाही है वो कर रही है अभी। जी, जिस युवक की हत्या कर दी गई नक्सलियों की ओर से, क्या उसकी शिनाख्त हो पाई है? कौन है, कहाँ का रहने वाला है? जी जी, ये इसका नाम सन्नू संडी है। ये नेलार गुड़ का रहने वाला युवक है। और बात करें तो परिजनों का क्या कुछ कहना है, किस तरह की मुखबिरी की जो है खबर सामने आ रही है? जूही परिजनों से तो यही कहना है कि युवक अगवा कर लिया गया था और उनको घर वालों को भी उनके बारे में जानकारी नहीं थी। जब शव को ओरछा मार्ग के पास फेंका गया तो कुछ ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को इस बात की सूचना दी। फिर पुलिस तुरंत आकर उस शव को अपने उस पे लेके उसकी शिनाख्त करके फिर अपने उस पे व्यवस्था कर रही है अभी। जी प्रशांत, पुलिस क्या कहना है इसको लेकर? पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, आईजी अमरीश मिश्रा ने दोष मुक्त प्रकरणों की समीक्षा की और इस समीक्षा बैठक में पुलिस अफसरों के अलावा लोक अभियोजक भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में धमतरी और गरियाबंद जिले के दोष मुक्त प्रकरणों की समीक्षा भी की गई और कई मामलों में दिए गए क्लीन चिट प्रकरणों की समीक्षा की गई। प्रकरणों की जांच में कई स्तर पर गड़बड़ियां पाई गई और साथ ही जांच के दौरान ये भी पाया गया कि जांच की खामियों की वजह से आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद आईजी ने इसे गंभीरता से लेते हुए थानों के विमोचकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि आईजी ने 14 दोष मुक्त प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण विवेचना को लेकर कारण सहित जवाब मांगा है। वहीं जिन मामलों की समीक्षा की गई है उसमें गंभीर प्रकरणों जैसे एनडीपीएस, पॉक्सो एक्ट, यूपीए, हत्या, आईटी एक्ट प्रकरण से जुड़े मामले शामिल हैं। तो गलत जांच करने वालों पर सख्ती दिखाई है आईजी ने और अमरीश मिश्रा ने इसको लेकर कड़े तेवर भी दिखाए हैं। तो दोष मुक्त प्रकरणों की समीक्षा की गई और साथ ही जो गलत तरीके से जांच किए गए हैं उनको लेकर फिर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है आईजी अमरीश मिश्रा की तरफ से। बढ़ते आगे, सूरजपुर जिले में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से धोखाधड़ी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मुख्य मार्ग पर मौजूद आस्था ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर आए बदमाश ने दुकान संचालक का ध्यान भटकाया और करीब 70,000 के जेवरात लेकर फरार हो गया। वहीं यह घटना जो है दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाश दुकान में ग्राहक बनकर घुसा और दुकान संचालक से जेवर दिखाने को कहा। जब तक दुकान संचालक कुछ समझ पाते, बदमाश तेजी से गेट की तरफ लपका और जेवरात लेकर फरार हो गया। ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े धोखाधड़ी और शॉप से बदमाश जेवरात लेकर फरार होने में कामयाब हो गया। हालांकि यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और रुख कर लेते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां नशीली इंजेक्शन बेचने के आरोप में गिरफ्तार एक बदमाश मेडिकल चेकअप के लिए जाते वक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे बनारस रोड के किनारे बनी नाली से बाहर निकालकर गिरफ्तार किया। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
तो पुलिस को चकमा देकर बदमाश जो है नाली में छिपा। हालांकि जवानों ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और खबरों में बढ़ते आगे, बलौदा बाजार के नए पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के कड़े निर्देश के बाद जिले के सभी चौकी और थानों के प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं। कोई भी अवैध शराब, गांजा तस्करी, जुआ, सट्टा खेलते पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जिले के थाना पलारी की पुलिस टीम और आबकारी टीम ने खैरी में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी जंगल में अवैध शराब बना रहे थे। उनके पास से 320 लीटर अवैध महुआ की शराब और 40 किलो महुआ का लाहन भी जब्त किया गया। वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया गया है। तो बलौदा बाजार का ये मामला है और अवैध शराब बनाने के मामले में 2 आरोपी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। 320 लीटर अवैध शराब भी इस दौरान बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों को जेल भेजकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और वहीं जिले के ग्राम रसौटा में छोटे भाई ने अपनी भाभी को थप्पड़ मारा, जिससे बड़ा भाई गुस्से में आ गया और छोटे भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक नशे का आदी था और हमेशा शराब पीकर घर में झगड़ा करता था। वहीं अधिक शराब पीकर अपनी भाभी से मारपीट करने लगा, जिसके चलते बड़े भाई को गुस्सा आया और उसकी हत्या कर दी। अब मामले में आरोपी के खिलाफ 302 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया गया है। तो बलौदा बाजार का यह मामला है जहां बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी और वहीं मृतक जो है नशे का आदी बताया जा रहा था, जिसने शराब पीकर अपनी भाभी से मारपीट की और इसके बाद बड़े भाई ने गुस्से में आकर जान ले ली। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।